एपिसोड की शुरुआत में हम येबन के ग्रैंडफादर डॉक्टर बोंग को देखते हैं, जो कहीं चलते जा रहे थे और असेंबलीमैन चा की कही बात याद कर रहे थे। जब चा ने कहा था कि येबन तो बिल्कुल मियोक की तरह है, देखने में भी और पर्सनालिटी में भी। डॉक्टर बोंग चा के ऑफिस पहुंचते हैं तो दरवाजा खुला था और अंदर अंधेरा था। वो लाइट्स ऑन करते हैं तो देखते हैं कि रेन पोंचो वाला किलर चाकू से मारे जा रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहां डॉक्टर बोंग की डेथ हो गई थी और येबन जोर जोर से रो रही थी। कुछ समय बाद मून येबन के पास जाता है और कहता है कि वो अपने ग्रैंडफादर का फ्यूनरल तुरंत नहीं रख पाएगी, क्योंकि वो लोग ये जानने के लिए कि डॉक्टर बोंग की डेथ कैसे हुई उनकी ऑटोप्सी करेंगे, और ऐसे भी ये केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है तो वो लोग डॉक्टर बोंग पे और इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि अभी तक मर्डर सस्पेक्ट तो वही है। ये जानकर येबन और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। कहती है कि वो अपने ग्रैंडफादर को ऐसे यहाँ छोड़ना नहीं चाहती, तो मून कहता है कि मैं उन्हें यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रहने दूंगा। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। जो डिटेक्टिव अब इस केस पे काम करने वाला था, मून उसे डॉक्टर बोंग के न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाता है, जो बताता है कि डॉक्टर बोंग को पार्किंसंस डिजीज था, वो भी स्टेज 3। इस बीमारी की वजह से उनका हाथ तो कांपता ही था, उन्हें चलने में भी दिक्कत होती थी। डिटेक्टिव पूछता है कि ऐसी हालत में वो क्या चाकू से किसी को मार सकते थे, तो डॉक्टर कहता है कि उसके मेडिकल ओपिनियन में नहीं, उनके लिए तो एक पेन पकड़ना भी मुश्किल था। डिटेक्टिव 90% कन्विंस तो हो ही गया था कि डॉक्टर बोंग किलर नहीं हो सकते। बचा हुआ 10% मून उन्हें कन्विंस कर लेता है कि जिस इंसान के लिए पेन पकड़ना मुश्किल था, वो किसी का पीछा करके उसे मार कैसे सकता था। अगला सीन हम डॉक्टर बोंग के फ्यूनरल का देखते हैं, जहां सब लोग अपने रेस्पेक्ट देने पहुंच रहे थे। क्वांगसिक भी वहां ईरान के साथ आता है और किसी के पूछने पे कि वो लोग शादी कब कर रहे हैं, वो बताता है कि जल्द ही। तभी शामन पार्क वहां आकर बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है। बताता है कि जब वो इस शहर में शिफ्ट हुआ था तो हर कोई उसे अजीब नजरों से देखता था, क्योंकि वो एक शामन था, पर एक डॉक्टर बोंग ही थे जो उससे नॉर्मल इंसान के जैसे बिहेव करते थे। सब लोग फिर डिस्कस करने लगते हैं कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम डॉक्टर बोंग का नाम तो क्लियर हो गया कि मर्डर उन्होंने नहीं किया। तभी क्वांगसिक जाने के लिए उठ जाता है। ईरान ने खाना खत्म भी नहीं किया था, पर फिर भी वो उसे जबरदस्ती ले जाता है, ये बोलता हुआ कि उसे सुबह जल्दी उठना है। फिर हम मून को देखते हैं, जो बेग्योक और ना के साथ था। बेग्योक पॉइंट आउट करता है कि सुनवो कहीं नहीं दिख रहा है। मून दोनों से कहता है कि अभी तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर सुनवो ही सीरियल किलर है। वो दोनों को उसे ढूंढने को बोलता है। फिर हम ह्योनोक को देखते हैं। वो जोंगमुक से कहती है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि जब उसके डैड को पता था कि मियोक के मरने में चा का हाथ है, तो वो इतने सालों से उसके साथ क्यों रहते थे। जोंगमुक कहता है कि ये उनके लिए भी बहुत मुश्किल रहा होगा, पर चा के साथ रहकर ही तो वो रीडेवलपमेंट केसेस को इन्वेस्टिगेट कर पाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओखोई येबन के पास आकर खाने को बोलती है, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, पर येबन मना कर देती है। येबन को बहुत अफसोस हो रहा था कि उसके पास इतना अच्छा चांस था अपने ग्रैंडफादर की फीलिंग समझने का, पर उसने कभी अपना पावर उन पे यूज नहीं किया, जिसकी वजह से उसे उनकी बीमारी का भी पता नहीं था। ओखोई को ये बताती हुई येबन बहुत रोने लग जाती है। उस समय हम मून को देखते हैं, जो दूर से उसे देख रहा था। मून को फिर ना का कॉल आता है और वो तुरंत वहाँ से निकलता है। दोनों डिटेक्टिव्स उसे बताते हैं कि सुनवो का कुछ पता नहीं चल पा रहा, वो ना घर पे है ना वर्कशॉप पे, और उसने अपना जॉब भी छोड़ दिया है। मून जाकर उसका कमरा चेक करता है तो उसकी सारी चीजें वैसी की वैसी थी। मून को लग रहा था कि वो भाग चुका है और जानबूझकर अपनी चीजें नहीं ले गया ताकि कोई उस पर शक न करे। फिर हम देखते हैं कि जोंगमुक येबन को उसके ग्रैंडफादर की फाइल देकर कहता है कि इसमें उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी ऐड कर दी है। अब चा के अगेंस्ट काफी एविडेंस जमा हो गया था, पर चा तो मर चुका था, तो जोंगमुक येबन पे छोड़ देता है कि वो इस इन्फॉर्मेशन का जो चाहे वो कर सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि न्यूज में चा के रीडेवलपमेंट स्कैम के बारे में दिखाया जा रहा था, मतलब येबन ने वो इन्फो पब्लिक कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि जोंगमुक को उसका बॉस कहता है कि वो और उसकी टीम अब सीरियल किलर वाले केस पे काम नहीं करेंगे, तो जोंगमुक मून और बाकी डिटेक्टिव से कहता है कि हम अपना इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखेंगे, बस किसी को पता नहीं चलने देंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाम उनको बताती है कि सुनवो का फोन को ट्रैक नहीं कर पाया गया क्योंकि वो रात से ही ऑफ है, तो मून उससे उसके क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री चेक करने को बोलता है। ना चेक करके बताती है कि उसने अपना क्रेडिट कार्ड भी यूज नहीं किया है। फिर हम देखते हैं कि मून जोंगमुक और ना के साथ सुनवो के बारे में डिस्कस कर रहा था। जोंगमुक को लग रहा था कि अगर सुनवो सच में किलर है तो हो सकता है कि चा उसका आखिरी मर्डर हो, पर मून को ऐसा नहीं लग रहा था।
उस समय हम बेद्युक को देखते हैं जो फ्यूनरल हॉल से मून को बता रहा था कि यहाँ सब ठीक है। तभी चलता हुआ वो सुनवो से टकरा जाता है और तुरंत ही मून को उसके बारे में बताता है। येबन सुनवो से कुछ कहती नहीं है, बट वो खुद ही अपने लेट होने का रीजन बताने लगता है। वो बताता है कि उसकी मॉम से मिलती जुलती एक बॉडी मिली थी, तो उसे आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। सुनवो कहता है कि हमेशा ऐसा ही होता है, उसे आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, वो भागकर पहुंचता है पर वो उसकी मॉम नहीं होती। सुनवो फिर चा के बारे में बात करता है, कहता है कि अपनी और अपनी मॉम के कंडीशन के लिए वो उसे ही ब्लेम करता था। उसका तो मन होता था कि उसे मार डाले, पर ये सोचकर रुक जाता था कि उसको मारने से उसकी मॉम तो वापस नहीं आ जाएगी। सुनवो जब ये सब येबन से शेयर कर रहा था तो मून वहाँ पहुँचता है, पर उनको ऐसे बात करता देख वो इंटरप्ट नहीं करता। दूसरी तरफ हम ग्वांगसिक को देखते हैं। वो छुपते हुए शामन के घर की तरफ आया था, तो अचानक से शामन बाहर निकल जाता है। ग्वांगसिक कुछ बहाना करके उसके पैर को टच करता है। फिर वो तुरंत मून के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले उसने शामन को असेंबलीमैन चा के ऑफिस में एक चाकू लेकर जाता देखा था, और अभी शामन के पैर को छूकर उसने कंफर्म कर लिया कि वो उसे मारना चाहता था। नया डिटेक्टिव जिसे सीरियल किलर वाला केस मिला था वो वहीं पे था और ग्वांगसिक की बात सुन लेता है। वो ग्वांगसिक से पूछता है कि उसने सच में शामन को चाकू के साथ देखा था क्या, तो वो हाँ कहता है। डिटेक्टिव फिर शामन के घर पहुंचता है और उसे चाकू की फोटो दिखाकर पूछता है कि उसके पास ऐसा चाकू है क्या, तो शामन हाँ कहता है। डिटेक्टिव पूछता है कि कहाँ पे है, तो शामन आंसर नहीं कर पाता, तो डिटेक्टिव उसे चा के मर्डर के शक पे अरेस्ट कर लेता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। क्वेश्चनिंग के टाइम पे शामन डिटेक्टिव को बताता है कि चाकू तो उसने फेंक दिया है, तो बहुत से पुलिस वालों को उस जगह पे चाकू ढूंढने भेजा जाता है। चाकू मिल जाने का मतलब था कि शामन इनोसेंट है और नहीं मिलने का मतलब वो किलर है। मून तो श्योर था कि शामन सीरियल किलर नहीं है। वो बाकी लोगों को भी समझाने की कोशिश करता है, बट वो लोग मान नहीं रहे थे। तो मून बताता है कि येबन के पास साइकिक पावर्स हैं। वो लोगों को टच करके उनका पास्ट देख सकती है और उसी ने वेरीफाई किया है कि शामन किलर नहीं है। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। कोइंसिडेंटली येबन उसी समय वहाँ आ जाती है और अपना पावर प्रूव करने के लिए उन्हें टच करके उनकी मेमोरीज बताती है, जिससे अब सबको विश्वास हो जाता है कि उसके पास सच में साइकिक पावर है। येबन फिर सबको बताती है कि ये सच है कि शामन चाकू लेकर चा के ऑफिस गया था, पर वो अंदर जाता उससे पहले उसने उसे रोक लिया था और दोनों साथ में वापस लौटे थे। येबन फिर ये भी बताती है कि शामन उसे क्यों मारना चाहता था। मून कहता है कि फिर शामन के पास मोटिव तो था, उसे भी अब थोड़ा शक होने लगा था। तो येबन कहती है कि अगर वो किसी तरह उसे टच कर पाती तो सब क्लियर हो जाता। ये इजी नहीं था क्योंकि नया वाला डिटेक्टिव अब तक शामन से क्वेश्चंस पूछ रहा था। ये लोग एक प्लान बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग ना एक डिलीवरी वाला बनकर अंदर खाना लेकर जाती है और उस डिटेक्टिव के ऊपर ही गिरा देती है। डिटेक्टिव जब वॉशरूम की तरफ भागता है तो मून और येबन इंटरोगेशन रूम में घुस जाते हैं। शामन तो दोनों को देखकर रोने लग जाता है। येबन ने उसे अपने पावर के बारे में बता रखा था, तो शामन उसे खुद को टच करने दे देता है। दूसरी तरफ वॉशरूम में जोंगमुक और बेद्युक उस डिटेक्टिव को जाने से रोकने के लिए उसे कुछ बात कर रहे थे। येबन शामन को टच करके उसकी मेमोरीज में देखती है कि मर्डर वाली रात शामन किसी आदमी से मिला था, फिर सुनवो के वर्कशॉप जाकर सो गया था, जहाँ कुछ देर बाद सुनवो भी आ गया था। अब ये तो क्लियर हो गया था कि शामन इनोसेंट है। येबन उससे कहती है कि वो डिटेक्टिव को बताए कि मर्डर वाली रात 2 लोगों ने उसे देखा था, ताकि उसका एलिबाई क्लियर हो सके। डिटेक्टिव उन दोनों को बुलाता है तो वो आदमी बताता है कि उस रात 8 बजे के आसपास उसने शामन को देखा था। फिर सुनवो बताता है कि वो जब 9 बजे अपने वर्कशॉप गया तो शामन वहाँ पे सोया हुआ था। इसके बाद शामन को जाने दिया जाता है। बाहर निकलने पे मून उससे पूछता है कि वो सुनवो के वर्कशॉप क्यों गया था, तो शामन बताता है कि उन दोनों का मिलने का प्लान था, पर सुनवो लेट आया था। उन्हें 8:30 में मिलना था, पर वो आया 9 बजे था। मून को थोड़ा अजीब लगता है। सुनवो कन्वीनियंस स्टोर से 8 बजे निकलता था। वहाँ से वर्कशॉप तक चल के जाने में आधा घंटा लगता था, तो उसे 8:30 तक तो पहुँच ही जाना चाहिए था। मून चेक करने के लिए स्टोर से चा के ऑफिस और वहाँ से वर्कशॉप तक जाता है, तो भी वो 9 बजे से 10 मिनट पहले ही पहुँच जाता है। मून मन में सोचता है कि चा और डॉक्टर बॉन्ग के मर्डर के लिए 10 मिनट तो काफी है।
यही क्लियर करने के लिए मून सुनवो से मिलता है। सुनवो बताता है कि उस रात उसने डॉक्टर बॉन्ग को चा के ऑफिस की तरफ जाता देखा था। उन्हें चलने में दिक्कत हो रही थी तो वो उन्हें वहाँ तक छोड़ने गया था। मून कहता है कि ठीक है, मुझे तुम पे भरोसा है, बट तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। मून के बोलने से पहले ही सुनवो कहता है कि तुम चाहते हो कि येबन मेरे बम को टच करे, है ना? मून बहुत हैरान होता है और पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता है? सुनवो कहता है कि मैं ये सोचता था कि येबन आखिर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में कैसे हेल्प करती है। फिर एक दिन येबन ने उसे बताने की भी कोशिश की थी कि उसके पास पावर है, और जब शामन ने उसे होल वाला चेयर बनाने को बोला था तो वो श्योर हो गया था कि येबन लोगों के बम को टच करके अपनी साइकोमेट्रिक पावर्स यूज कर सकती है। सुनवो येबन से टच कराने के लिए रेडी हो जाता है। येबन टच करती है तो देखती है कि सुनवो सच कह रहा था। वो उसके ग्रैंडफादर को चा के ऑफिस तक छोड़ने ही गया था और वहाँ से सीधा वर्कशॉप गया था। उसने मर्डर नहीं किया था। उसकी मेमोरीज में वो ये जरूर देखती है कि सुनवो हमेशा चा को फॉलो किया करता था, और वो ये भी देखती है कि मीटियोर शावर वाले टाइम पे वो पिलर के पास नहीं था। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। येबन को ग्वांगसिक के फार्म हाउस जाना था। घर से निकलने पे उसे सुनवो मिलता है जो कहता है कि उसे वहाँ तक छोड़ देगा। येबन वहाँ पहुँचकर उससे पूछती है कि लास्ट टाइम तुम चेयर पे बैठे नहीं थे क्योंकि तुम्हें पता था कि मेरे पास साइकिक पावर्स है, तो इस बार तुमने मुझे टच क्यों करने दिया? सुनवो कहता है कि अगर उस समय तुमने मुझे टच किया होता तो तुम्हें ये भी दिखता कि मैं चा के बारे में क्या सोचता हूँ, और मैं ये नहीं चाहता था कि तुम वो देखो। बाद में येबन ग्वांगसिक के फार्म से निकल रही थी तो एरान उसे अंदर बुलाकर फ्रूट्स ऑफर करती है। बातों के दौरान एरान येबन को टच करने को बोलती है क्योंकि ग्वांगसिक का दिया एक रिंग उससे खो गया था और उसे याद ही नहीं आ रहा था कि कहाँ रखा है। येबन उसको टच करने को रेडी हो जाती है और टच करने ही वाली थी कि ग्वांगसिक आकर उसको रोक लेता है और चिल्लाने लगता है कि तुम ये क्या करने वाली थी। फिर वो ईरान को लेकर अंदर चला जाता है। वापस आकर येबन ओकोई को बता रही थी कि ग्वांगसिक बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। अचानक उसे कुछ रियलाइज होता है और वो भागकर मून के पास जाती है। वो मून से कहती है कि हो सकता है ग्वांगसिक ने अब तक हमें जो कुछ भी बताया हो वो झूठ हो, कोई तीसरा साइकिक हो ही ना, क्योंकि सिर्फ उसने ही उसकी परछाई देखी थी। मून को भी ध्यान आता है कि ग्वांगसिक ने उसे सुनवो की तरफ पॉइंट किया था, ये बोलकर कि उसकी फिजिक परछाई वाले इंसान से मिलती है। शामन पे भी किलर होने का शक उसी ने पैदा किया था। मून और येबन को अब शक होने लगता है कि ग्वांगसिक ही सीरियल किलर है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, ग्वांगसिक ही किलर है या नहीं। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।